Good afternoon to all. As already told to you in my earlier classes that the intellectual property right has many dimensions. One such dimension is the patent. Patent has a direct concerns with the invention and its protection. So, and one thing, it is a different from the copyright. In the copyright, what is protected? Expression and not the idea. But here, in patent, just opposite to it, here idea is protected. So, what specific are the law of the patent? We will try to understand it my PPT presentation. So, let's have a PPT protection presentation of that.
सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप सभी लोग मुझे? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ठीक है। और स्लाइड Yes, sir. स्लाइड भी प्रेजेंट हो रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू पेटेंट इस टाइटल को कवर कर रहे थे, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हेडिंग है, सब हेड में से सबसे पहला तो ये है कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। पेटेंट के बारे में मैंने अभी थोड़े से डिस्कशन में हम लोगों ने समझा कि पेटेंट जो होता है एक तरीके के मोनोपोली राइट होता है, और ये मोनोपोली राइट किस पर होता है? इन्वेंशन पर होता है। ये राइट जो होता है ये लीगल प्रोटेक्शन देता है हमारे इंटेलेक्चुअल लेबर को। इंटेलेक्चुअल लेबर माने वो लेबर जो कि इन्वेंशन करने के दौरान किया जाता है, और ये प्रोटेक्शन फॉर टाइम बिंग होता है। ठीक है। दिस लीगल प्रोटेक्शन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव यूज ऑफ इन्वेंशन, जिसमें कि इस एक्सक्लूसिव यूज में क्या शामिल है? इट इंक्लूड द असाइनमेंट ऑफ द पेटेंट टू सम अदर। ठीक है। माने ये लीगल प्रोटेक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आविष्कारक जो है, जिसको कि ये पेटेंट प्राप्त हुआ है, वो अपने आविष्कार का जो है वो एक्सक्लूसिवली यूज कर सके। ठीक है। और चाहे तो अपना वो जो राइट है एक्सक्लूसिव यूज का वो किसी दूसरे को दे दे। लेकिन पेटेंट इज नॉट ग्रांटेड टू एवरी इन्वेंशन, ये बात अच्छे से समझ लीजिए। नॉर इट इज ए सोल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन। ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हो सकते हैं, आपको लगेगा कि वो इन्वेंशन है, ठीक है, और हो भी सकते हैं, लेकिन सारे के सारे इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है। किसको ग्रांट करना है, किसको ग्रांट नहीं करना है, इसका एक लिस्ट है जो कि आप सेक्शन 3 में पेटेंट एक्ट में देखेंगे। ठीक है। एक बात और वो ये है कि इट इज नॉट द सोल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन। तो पेटेंट एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है? लीगल प्रोटेक्शन देता है आपके इन्वेंशन को। लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट अगर नहीं भी है तो तब भी आपका जो है प्रोटेक्शन बना रहेगा। कैसे? अगर आप जो ट्रेड उसका जो सीक्रेट है वो सीक्रेट आप उसको बनाए रखें। ठीक है। उसके पहले आप ये जान लिए कि ओनली दोज इन्वेंशन विच मीट द लीगल रिक्वायरमेंट एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री आर ग्रांटेड इन्वेंशन। एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री, मैंने पहले ही कहा था कि लॉ ऑफ द लाइपियर होता है वो लैक्स लोकी होता है, मतलब हर देश का अपना अपना एक कानून होता है, और उस कानून के तहत में
उस कानून के तहत ही आईपीआर को प्रोटेक्शन मिलता है। तो अगर कोई इन्वेंशन है, कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि उस पे उसको पेटेंट प्राप्त हो, तो उसके लिए जरूरी है कि वो जिस देश से वो पेटेंट प्राप्त करना चाहता है, उस देश के विधि के विधि में जितने भी अपेक्षाएं हैं, उस अपेक्षाएं को वो पूरा करे, अन्यथा पेटेंट ग्रांट नहीं की जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, मैंने जैसे अभी आपको ये कहा कि नॉर इट इज ए सोल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेंशन कैन बी प्रोटेक्टेड बाय अदर वे, जैसे कि बाय मीन्स ऑफ ट्रेड सीक्रेट, बाय मेकिंग कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो ट्रेड सीक्रेट्स एंड कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट in the process of the technology transfer, these two way are a very popular way which protect your invention। ठीक है। A non functional invention such as industrial design is protected through the registration process। अगर कोई इन्वेंशन है, ठीक है, वो इन्वेंशन इंडस्ट्रियल डिजाइन को लेकर के है, और वो इंडस्ट्रियल डिजाइन किस तरीके का है? नॉन फंक्शनल। ठीक है। अगर उस टाइप का है तो वो भी प्रोटेक्ट हो सकता है। उसके लिए डिजाइन एक्ट के तहत में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद, ध्यान रखिएगा, मैंने कहा नॉन फंक्शनल इंडस्ट्रियल डिजाइन, माने दैट इंडस्ट्रियल डिजाइन विच इज फंक्शनल इन नेचर, दैट आर नॉट एलिजिबल फॉर द पेटेंट प्रोटेक्शन। ठीक है। और ये जो जो नॉन जो फंक्शनल नेचर को का जो ऑब्जेक्ट है ना, या फंक्शनल नेचर का कोई आपका वर्क है, चाहे इन्वेंशन हो चाहे कोई भी हो, तो उसको ना प्रोटेक्शन नहीं देने जाने की बात जो है, वो सारे के सारे आईपीआर पर होती है, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे डिजाइन हो, चाहे कोई हो, चाहे वो पेटेंट भी क्यों ना। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एक्चुअली द पेटेंट मीन्स। पेटेंट का मतलब क्या होता है? तो बाय इसका मतलब हम इस पे फोकस करना चाहते हैं। ये जो पेटेंट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पेटेंट शब्द से क्या मतलब है? पेटेंट का जनरल आइडिया तो अब आपको हो ही गया होगा कि पेटेंट एक तरह का मोनोपोली राइट होता है ओवर द इन्वेंशन। ठीक है। द वर्ड पेटेंट ओज इज ओरिजिन फ्रॉम द लैटिन टर्म लिटरे लिटरेरी पेटेंट। जस्ट होल्ड फॉर टाइमिंग। हेलो, कौन बात ले रहा हूँ? बात में। तो पेटेंट शब्द का जो ओरिजिन है, ये आपको लैटिन टर्म लिटरेरी पेटेंटिस, इस शब्द से आपको मिलता है। एंड इट इम्प्लाइज, इसका मतलब होता है ओपन लेटर, खुला हुआ लेटर। इन ग्रेट ब्रिटेन इट वाज सो कॉल्ड एज दे वेर ओपन एंड नॉट सील्ड। एक समय था ब्रिटेन में, और जब भी किसी को लिटरेरी पेटेंटिस ग्रांट होता था, मैंने पेटेंट ग्रांट होता था, तो वो खुला होता था और नॉट सील्ड, वो सील्ड नहीं होता था। द लेटर कंटेन ए प्रोक्लेमेशन,
तो ये मैं जैसे कि मैंने बताया कि इट इज ए ओपन लेटर, इट है ना, एंड इट इज नॉट सील्ड। तो ये लेटर क्या होता था? लेटर एक तरीके का, लेटर के अंदर में एक तरीके की घोषणा होती थी, प्रोक्लेमिनेशन। ये प्रोक्लेमिनेशन होती थी किसके द्वारा? सोवरिन के द्वारा। किसको एड्रेस किया जाता था? ये सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट माने प्रजा। ठीक है। द लेटर कंटेन ए प्रोक्लेमेशन बियरिंग ए ग्रेट सील एट द बॉटम। बॉटम में एक सील लगा रहता था। ठीक है। इन केस ऑफ द पेटेंट विच ग्रांट was the matter of the sovereign's grace, a later patent commanded that the all subject would not make use of or put in practice the invention belong to patent। जब ये आपका जो लेटेस्ट पेटेंट है, ठीक है, ये ग्रांट किया जाता था, जिसको कि ग्रांट देने का अधिकार जो है ये सोवरिन के पास होता था, और ये सोवरिन के प्लीजर पर निर्भर करता था। माने सोवरिन अपने मर्जी से किसी को भी जो है, हेलो मैं क्लास ले रहा हूँ, हम 6 बजे के बाद बात करूँ। ठीक है। तो इसमें एक तरह का कमांड हुआ करता था कि ऑल सब्जेक्ट्स वुड नॉट मेक यूज ऑफ और पुट इनटू द प्रैक्टिस द इन्वेंशन बिलोंग टू पेटेंट। ठीक है। तो एनी डिसोबीडियंस ऑफ द लेटर पेटेंट would then be met with the damage claimed by the patentee along with the punishment for the contempt of the royal command। समझ रहे हैं? तो जैसा कि मैंने बताया कि ये एक तरीके का सोवरीन के द्वारा घोषणा होता था, माने एक संप्रभु का आदेश होता था। और ये संप्रभु का आदेश लेटेस्ट पेटेंट के संदर्भ में कैसा होता था कि अगर कोई व्यक्ति पेटेंटी को ग्रांट किया हुआ, जो ये माने पेटेंटी के द्वारा जो आविष्कार किया गया है, अगर उसको कोई यूज करता है तो वो दंडनीय होगा। पेटेंटी को यह अधिकार होगा कि वो कंपनसेशन प्राप्त कर सके। ठीक है। और उस व्यक्ति को पनिशमेंट भी मिलेगा। इस बात के लिए फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द रॉयल कमांड। तो व्हेन पेटेंट एक्ट ब्रिटेन में जब 1977 में पेटेंट एक्ट जो है प्रभाव में आया, तो सच प्रैक्टिस ऑफ इशूइंग द लेटर्स पेटेंट वाज अबंडन। ठीक है। यानी आप अंदाज लगा सकते हैं कि लेटर्स पेटेंट इशू करने का जो प्रैक्टिस था ब्रिटेन में 1977 के पहले तक था। ठीक है। और जब ये एक्ट आ गया ब्रिटेन के अंदर में, तो इस तरह का प्रैक्टिस जो है वो स्वतः ही समाप्त हो गई। अब जो है पेटेंट जो है वो ग्रांट किया जाता है कंट्रोलर के द्वारा एंड नॉट बाय द सोवरिन। और वो सोवरिन के द्वारा नहीं किया जाता है। एंड इट इज ग्रांटेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और अब जो ग्रांट किया जाता है वो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली ग्रांट किया जाता है, एंड नॉट टू द whim। और किसी इच्छा से नहीं ग्रांट किया जाता। पहले क्या था? पहले था कि इट वाज द मैटर ऑफ द ग्रेस ऑफ द सोवरिन, बट एट प्रेजेंट आफ्टर द coming effect into the patent act, now there is no place of the grace। patent will be granted as per the requirement, as the fulfillment of the requirement of the patent act। ठीक है। तो these are what about the practice of the Britain। Now come to India।
In India, patent here is granted by the controller. तो पेटेंट जो है कंट्रोलर के द्वारा देता है। कौन कंट्रोलर से मतलब क्या? कंट्रोलर ऑफ है ना, पेटेंट, है ना। और अभी हाल फिलहाल में एक आपने सेमिनार भी किया है, तो आप परिचित भी हो गए होंगे। इट इज accompanied विद द सील ऑफ द पेटेंट ऑफिस। जब पेटेंट किसी व्यक्ति को प्राप्त होगा तो पेटेंट ऑफिस के सील भी उसमें लगा होगा। और द लॉ विच कमांड द ग्रांट ऑफ द पेटेंट इन इंडिया इज पेटेंट एक्ट 1970। भारत में जो पेटेंट एक्ट है, जो लॉ है, विधि है पेटेंट को लेकर के, उसका नाम पेटेंट एक्ट 1970। गॉट इट? किसी को कुछ पूछना है? हेलो? ओके, assuming that you are अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ पेटेंट, ठीक है। देखिए, ये तो जनरल सी बात हो गई जो मैंने अभी आपको बताया कि पेटेंट का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर जब पेटेंट सब जितना भी बातचीत किया हूँ, वो आपका वर्ड पेटेंट से संबंधित में बातचीत किया हूँ। वर्ड पेटेंट का मतलब क्या होता है, लेकिन अब हम पेटेंट का जनरल मीनिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जानिए, जब हम बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द पेटेंट, तो पेटेंट कन्वे डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे उसके मीनिंग होते हैं। इट मे बी परसीव्ड एज ए मोनोपोली राइट, ठीक है। तो इसको कुछ लोग समझते हैं कि ये मोनोपोली राइट है, और वन कैन रिगार्ड इट टू द कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। कुछ लोग कहते हैं कि ये पेटेंट जो है एक तरह का कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, लेकिन जो परसेप्शन है लोगों का पेटेंट के प्रति, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि इट इज ए एक्सक्लूसिव राइट प्रोटेक्टेड बाय लॉ। ये एक तरीके का एक्सक्लूसिव राइट है, और ये राइट जो है वो विधि के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है। लेकिन पेटेंट का वास्तविक मतलब आखिर है क्या, ठीक है। हम लोग इसी चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि पेटेंट का वास्तविक मतलब क्या है। तो एक एक करके मैंने जो तीन बात कहा, पेटेंट मोनोपोली राइट है, पेटेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है, पेटेंट एक एक्सक्लूसिव राइट है, हम इन्हीं तीन बातों को विशेष रूप से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला, जब मैंने कहता हूं कि पेटेंट जो है वो एक मोनोपोली राइट होता है, ठीक है। तो व्हेन पेटेंट इज अंडरस्टूड एज मोनोपोली राइट, तो आपको ये समझना है कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक एट लार्ज इज रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेटेंट, ठीक है। व्हेन पेटेंट इज अंडरस्टूड एज ए मोनोपोली राइट, it does not mean that the public at large is restrained, उनको रोक दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग करने से या ट्रेडिंग करने से। किस चीज के संदर्भ में? जो पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर है उसके संदर्भ। अब पेटेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या है? इन्वेंशन। पेटेंट इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने से, वो जो सब्जेक्ट मैटर है आपका पेटेंट का,
यानी वो इन्वेंशन करने से उसको इन्वेंशन का मैन्युफैक्चरिंग करने से वो रोक दिया जाता है या उसके ट्रेडिंग करने से रोक दिया जाता है? बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं। तो फिर यहाँ मोनोपोली का फिर क्या मतलब है? मोनोपोली रेफर्स टू इज अप्लाइड इन ए लिमिटेड सेंस। जिस मोनोपोली की यहाँ पर बात होती है वो वास्तव में वो मोनोपोली अपने आप में एक लिमिटेड नेचर का होता है, ठीक है? और वो लिमिटेशन क्या होता है? ये जो लिमिटेशन है दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द डेफिनेशंस ऑफ द इन्वेंशन इटसेल्फ। इन्वेंशन शब्द का क्या अर्थ है उसके डिफिनेशन में जाएंगे तो उसके डिफिनेशन से ही पता चल जाएगा कि क्या इन्वेंशन, क्या जो है लिमिटेशन है, ठीक है? तो आप डिफिनेशन को एक्सप्लोर कीजिएगा। मैं यहाँ पर जो है बता देना चाहता हूँ कि डिफिनेशन में क्या है, इन्वेंशन की डिफिनेशन में क्या है। सरल शब्दों में बता रहा हूँ। इन्वेंशन का जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ओनली दोज इन्वेंशन, केवल वही इन्वेंशन विच आर नोवेल, जो अपने आप में एक नया होता है, विच आर नॉन ऑब्वियस, जो कि नॉन ऑब्वियस होता है टू ए पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। नॉन ऑब्वियस का मतलब क्या? मतलब वो व्यक्ति जो कि उस इन्वेंशन से संबंधित वो जानकारी रखता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि स्किल्ड पर्सन इन द आर्ट, उस व्यक्ति के नॉलेज में वो जो इन्वेंशन है वो है ही नहीं, वो जानता ही नहीं है, ठीक है? उसको हम कहते हैं कि नॉन ऑब्वियस। ये जो नॉन ऑब्वियस है ये आपका नोवेल से डिफरेंट शब्द है। नोवेल का मतलब होता है नया, नॉन ऑब्वियस का मतलब होता है कि नॉन, इट इज अननोन टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट, ठीक है? और तीसरा, विच हैव सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है? आर इंटाइटल्ड टू एंजॉय द प्रिविलेजेस ऑफ मोनोपोली राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिटेशन की जो मैं बात कर रहा हूं तो वो लिमिटेशन कहाँ है? लिमिटेशन आपके इन्वेंशन के परिभाषा में ही दिया गया, और परिभाषा से आपको स्पष्ट है कि अभी भी इस तरह के इन्वेंशन हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ना हो, जो कि नोवल ना हो, जो कि ऑब्वियस हो टू द पर्सन इन स्किल इन द आर्ट, तो वो व्यक्ति कर सकता है इन्वेंशन। इन्वेंशन करने से उसको कोई रोका नहीं है, वो करता रहे, बट पेटेंट विल नॉट बी ग्रांटेड टू द। तो पेटेंट केवल उसी को ग्रांट होगा, उसी इन्वेंशन को ग्रांट होगा जो कि अपने आप में एक नया हो, जो कि पर्सन स्किल इन द आर्ट उसके लिए वो अननोन हो, ठीक है? और जिस इन्वेंशन का अपना कोई औद्योगिक इस्तेमाल हो। अगर इन्वेंशन जिसका औद्योगिक इस्तेमाल नहीं होता है तो वो इन्वेंशन किसी काम का नहीं है, ठीक है? तो ऑल थ्री रिक्वायरमेंट आर टू बी मेट बिफोर द ग्रांट ऑफ द पेटेंट।
ठीक है? तो अब इस सेंस में अगर आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मोनोपोली है फिर, ये लिमिटेड नेचर का होता है, ठीक है? फर्दर, as the privileges granted to the patentee expire with the time fixed in the statute, any person can manufacture and trade with the invention after the such expiration. ये जो प्रिविलेजेस है मोनोपोली का, ये ऑल टाइम के लिए नहीं होता, ये लिमिटेड नेचर का होता है, लिमिटेड टाइम के लिए होता है। भारत में 20 साल, तो 20 साल तक वो मोनोपोली राइट उसका बना रहेगा, लेकिन 20 साल जैसे ही खत्म होता है, तो एनी पर्सन कैन मैन्युफैक्चर, कोई भी व्यक्ति जो है फिर उस इन्वेंशन का मैन्युफैक्चरिंग कर सकेगा, उसको ट्रेड कर सकेगा, ठीक है? इन ऑर्डर दैट द जनरल पब्लिक कैन वर्क विद द इन्वेंशन आफ्टर द एक्सपायरेशन, a duty is cast upon the applicant for patent to specify clearly how his invention works. अब सवाल इस बात की होती है कि ठीक है, चलिए मान लिया सर 20 साल तक हम इंतजार कर लेते हैं, 20 साल तक जो है हम माने आम पब्लिक जो है उस इन्वेंशन का मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकेगी, उसका एक्सक्लूसिव यूज नहीं कर सकेगी, उसका ट्रेडिंग नहीं कर सकेगी, लेकिन 20 साल बाद तो हम कर सकते हैं ना। लेकिन हम कैसे करेंगे? अगर उसको एक्सप्लॉइट करने का या इस इन्वेंशन को एक्सप्लॉइट करने का या इस इन्वेंशन को मैन्युफैक्चरिंग करने का तरीका हमको नहीं मालूम, तो इसके लिए जो है एक ये प्रावधान किया गया है पेटेंट एक्ट में, और उसके अकॉर्डिंगली जो पेटेंट के आवेदक हैं, एप्लीकेंट फॉर पेटेंट, उनके ऊपर में ये ड्यूटी होता है, एक उनका ऊपर में एक कर्तव्य गढ़ा गया है कि उनका इन्वेंशन किस तरीके से वर्क करता है उसको स्पष्ट जानकारी दें, उसको स्पेसिफाई करें, है ना? तो स्पेसिफाई क्लियरली हाउ हिज इन्वेंशन वर्क, ठीक है? तो कंट्रोलर ऑफ एग्जाम होता है, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन होता है वो पूरा चेक करता है, और जो आवेदक होते हैं, आवेदक जब अप्लाई करते हैं तो उसमें उनको स्पष्ट करना होता है कि उनका इन्वेंशन जो है किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है? और इतना ही नहीं, उसको बुलाया जाएगा पेटेंट ऑफिस में और कहा जाएगा कि आप हमको वर्क करके ये कैसे करता है आप हमको बताइए। तो वहाँ उसका वो इन्वेंशन को कैसे वर्क करता है वो पेटेंट ऑफिस में जाएगा, वहां पर जा करके वो पूरी करके दिखाएगा, ठीक है? अगर एग्जामिनर को अगर ये लगेगा कि ये जितनी भी जानकारी जो बता रहा है वो स्पष्ट नहीं है, उससे जो है कैसे इन्वेंशन जो है वो वर्क करेगा इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो उससे वो फर्दर जो है वो डिटेल मांगेगा, आप पूरा डिटेल दीजिए और उसको देना पड़ेगा, तो है ना? until and unless the examiner is satisfied in that how the invention work, patent will not be granted. Moreover, patentee is not entitled to monopoly broader in scope than what he has invented and has claimed. ठीक है? पेटेंटी को पेटेंटी जो है इंटाइटल्ड नहीं होगा ऐसे मोनोपोली के लिए जो उसके स्कोप से बाहर हो और जो उसके दावे के बाहर हो, ठीक है? Patentee is not entitled to a monopoly broader in the scope of the broader in the scope, ठीक है? Then what he has invented and has claimed. एग्जाम्पल के लिए
अगर पेटेंटी ने एक मेडिसिन जो है एक एप्लीकेंट ने मेडिसिन एक उसने बनाया जो कि अपने आप में वो सारे क्राइटेरिया सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा था और उसको लेकर के जो है पेटेंट उसको ग्रांट हुआ। तो ग्रांट करने के दौरान वहां पर वो अपना दावा बताएगा, क्लेम करेगा कि हमारा इन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है। और क्लेम भी बताएगा कि इससे इस मेडिसिन से क्या क्या चीज का उपचार हो सकता है, ठीक है। बाद में पता चला कि वो जो दवा उसने बुखार के लिए बनाया था वो किसी दूसरे प्रकार के मर्ज में भी काम आता है, और फिर वो दूसरे प्रकार के मर्ज में भी काम आता है। अब उसका जो है वो दावा करना शुरू कर दिया, तो पेटेंट उस नए दावे के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको मोनोपोली राइट्स के बारे में बताया कि पेटेंट किस तरीके से एक तरह का मोनोपोली राइट होता है, लेकिन ये मोनोपोली राइट जो होता है वो लिमिटेड नेचर का होता है। और लिमिटेशन किस किस प्रकार का होता है वो सारे लिमिटेशंस के बारे में मैंने एक ब्रीफ में आपको एक आउटलुक दिया, ठीक है। अब इसका जो सेकेंडरी दूसरा अर्थ है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेटेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट होता है, ठीक है। तो क्या पेटेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है? देखिए, जब पेटेंट को कंसीडर किया जाता है कि इट इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल राइट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट मीन्स दैट राइट विच वन occupied through a contract. So when patent is considered as a contractual right, a questions come into our mind. सबसे पहला क्वेश्चन वो ये है कि हर कॉन्ट्रैक्ट के पीछे में कोई ना कोई कंसिडरेशन होता है। तो इस पेटेंट के पीछे में कंसिडरेशन कहाँ, वेयर लाइज द कंसिडरेशन, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देयर आर मेनी थिंग, बहुत सारे ऐसे चीज होते हैं, यदि आप इस पर विचार करें तो आप कह सकते हैं कि पेटेंट को कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट की कैटेगरी में आता है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होता है, जानते हैं आप। तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एक डायमेंशन होता है। तो यहां पर इन पेटेंट तो पार्टीज कौन होते हैं? पार्टीज आर गवर्नमेंट, पार्टी होते हैं एक साइड में गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थ्रू कंट्रोलर। तो कंट्रोलर जो होता है वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो इन वन साइड मैंने जो पार्टीज हैं इसका एक साइड में गवर्नमेंट होता है और दूसरे साइड में कौन होता है? पेटेंटी थ्रू अप्लीकेंट, ठीक है। तो दूसरे साइड में अप्लीकेंट होता है जिसको कि पेटेंट ग्रांट किया जाता है। तो सब्जेक्ट मैटर जो होता है हर एक कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर होता है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट में जो एग्रीमेंट है उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? उसका सब्जेक्ट मैटर है ग्रांट ऑफ पेटेंट। भाई, आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो मींस आप किसी से एग्रीमेंट करते हो, तो एग्रीमेंट का कोई सब्जेक्ट मैटर होता है ना कि आप किस चीज के लिए जो है आप कर रहे हैं।
ये इस तरह का एग्रीमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल आप लाइसेंस के लिए कर रहे हैं, आप लीज के लिए कर रहे हैं, आप रेंट के लिए कर रहे हैं, या आप सेल के लिए कर रहे हैं, तो यहां पर वो सब्जेक्ट मैटर क्या है? तो यहां पर सब्जेक्ट मैटर है ग्रांट ऑफ पेटेंट। ठीक है। और हर कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होता है। ठीक है। माने उसके पीछे में कोई क्विड प्रो क्यो होता है। तो क्विड प्रो क्यो जो होता है एज ए बेसिक एलिमेंट, ये हर कॉन्ट्रैक्ट का एक बेसिक एलिमेंट होता है क्विड प्रो क्यो। तो पेटेंट के केस में भी ये एग्जिस्ट करता है। क्विड जो होता है, इसका मतलब होता है नॉलेज। इज द नॉलेज डिस्क्लोज टू द पब्लिक एंड को फॉर द मोनोपोली राइट ग्रांटेड फॉर द टर्म ऑफ द पेटेंट। तो क्विड प्रो क्यो क्या है? क्विड यहां पर है नॉलेज। नॉलेज जो कि पेटेंटी के पास में होता है, यानी आवेदन जब उसको जो आवेदक होता है जिसको पेटेंट ग्रांट हो जाता है, तो उसके पास होता है। तो उसको जो आविष्कार है उसका नॉलेज है, उसके नॉलेज को पब्लिक को प्रति जो है वो डिस्क्लोज करना होता है। ठीक है। तो आपको पेटेंट ग्रांट किया जाएगा, इसलिए क्यों किया जाएगा? उसके लिए जरूरी है कि आप जो है अपना जो नॉलेज है वो नॉलेज जो है वो पब्लिक को डिस्क्लोज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं तो आप पेटेंट मत लीजिए, आप अपना ट्रेड सीक्रेट है आप चलाते रहिए, जैसे कोको कोला चल रहा है, हम सब चल रहा है, पेप्सी चल रहा है। एज लॉन्ग एज यू आर सक्सेस टू कीप द सीक्रेट, तो आपका फार्मूला जो है वो सेफ है और आप कैश करते जा रहे हैं। लेकिन जिस दिन लोगों को ये मालूम चल गया कि वो फार्मूला क्या है, तो फिर आपका कोई राइट नहीं बनता है किसी दूसरे को कि उसी फार्मूला को अप्लाई करके वो कोको कोला बना रहा है। ध्यान रखिएगा इस बात का। पेटेंट के केस में ये है कि अगर पब्लिक को मालूम, तो आप खुद कराते हो, आप कंट्रोलर के पास जाते हो, कंट्रोलर के पास जा करके आपके पास में उस इन्वेंशन के प्रति जो नॉलेज है आप वो डिस्क्लोज करते हो। कंट्रोलर आपके उस नॉलेज को 20 साल तक विथहोल्ड करके रखे रहेगी। 20 साल तक वो सेफ है। 20 साल बाद वो ऑटोमेटिकली पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा तो एनीवन कैन मैन्युफैक्चर योर इन्वेंशन, एक्सप्लॉइट योर इन्वेंशन, मेक यूज ऑफ योर इन्वेंशन। ठीक है। तो ये ये काम करना पड़ता है क्विड। ठीक है। बदले में क्या मिलेगा? माने को क्या है इसमें? को है आपका मोनोपोली राइट। तो आप नॉलेज पब्लिक में शेयर करोगे, बदले में आपको मोनोपोली राइट मिलेगा फॉर द टर्म्स ऑफ द पेटेंट, उतने समय तक के लिए जितने समय के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है। तो भारत में 20 साल के लिए दिया जाता है, तो 20 साल का उसको मोनोपोली राइट मिलेगा। तो ये एक तरह का, फिर आप ये देखेंगे कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का फिर भी है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर का हो गया। पेटेंट इज ग्रांटेड ऑन द कंडीशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन। ठीक है। और आप जरा सा एज्यूम कीजिए ऐसे सिचुएशन को, एज कॉन्ट्रारी टू द सिस्टम ऑफ द पेटेंट व्हेन मोनोपोली राइट कैन आल्सो बी एंजॉयड एज ए ट्रेड सीक्रेट, the consequences of which is the denial of the access। तो मोनोपोली राइट जो है आप ट्रेड सीक्रेट से भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इसका परिणाम क्या है?
इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? इसका कॉन्सिक्वेंस है कि पब्लिक हैज नो एक्सेस टू योर ट्रेड सीक्रेट। क्या इन्वेंशन है, क्या नहीं इन्वेंशन है, पब्लिक के पास एक्सेस नहीं है। पेटेंट के केस में कम से कम ये तो है कि 20 साल बाद पब्लिक के पास एक्सेस तो हो जाएगा। ठीक है। Sometimes consideration also viewed in the form of the establishment of new industry and development of science and technology for all the benefit of the public at large। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको कंसिडरेशन ढूंढना है तो आप इसको कंसिडरेशन को ऐसे भी ढूंढ सकते हैं कि पेटेंट ग्रांट करने का कंसिडरेशन क्या होता है कि इससे न्यू इंडस्ट्रियां डेवलप होती हैं, इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास होता है। और इंडस्ट्रियां का डेवलपमेंट होना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलप होना, इससे फायदा किसको होता है? इससे फायदा पब्लिक को होता है, आम पब्लिक को। एज पेटेंट give incentives for new invention to come into existence in form of the product or process, it lead to development of science and technology। तो पेटेंट जो होता है, चूंकि जो पेटेंट है ये वास्तव में प्रलोभन देती है, ये एक तरीके का इंसेंटिव्स है। इंसेंटिव्स किस लिए? फॉर न्यू इन्वेंशन, ताकि लोग नया नया आविष्कार करें। आविष्कार आपका प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकता है या प्रोसेस से रिलेटेड हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि इससे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो होती है वो डेवलप होती है। तो पेटेंट वर्क एज ए इंसेंटिव फॉर न्यू इन्वेंशन टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड इट कम इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और in the form of the process, by whatever means it come into existence, it lead to development of the science and technology। If the development is controlled having regard to the welfare of the society, patent promises the welfare to the society। ठीक है। और ये जो डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, अगर ये डेवलपमेंट आपका कंट्रोल्ड डेवलपमेंट है ना, तो पेटेंट जो है प्रॉमिस करता है सोसाइटी के कल्याण के प्रति। And if the grant of the patent is able to generate the revenue of the economy, should the generated revenue be not viewed as a consideration for grant of the patent? आप खुद सोचिए इस बात में। यदि पेटेंट ग्रांट से किसी देश की इकोनॉमिक का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो क्या इस तरह से जो रेवेन्यू जनरेट होता है इसको क्या कंसिडरेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए? आप देख रहे होंगे ना, बहुत सारे डेवलप कंट्री हैं और ये डेवलप कंट्री रोज नया नया आविष्कार करते रहते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोसेस करते प्रोडक्ट का बनाते रहते हैं, नया नया प्रोडक्ट बनाते हैं। नए प्रोडक्ट को ज्यादा कीमत पर मार्केट मिल जाता है और फिर वो मार्केट से होते हुए आपके पास आता है। आप उस नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, बदले में आप उसको पैसा देते हैं। तो किसी न किसी तरीके से वो पैसा जो है जिस देश से आया उस देश में जा रहा है जहाँ का वो प्रोडक्ट है। तो जो सरकारें हैं वो टैक्स लगाती हैं, तो क्या वहाँ के जो इकोनॉमी है उस देश का वो क्या फलता फूलता नहीं है? खूब फूलता है। ठीक है। अगर कंसिडरेशन को एक किनारे कर दिया जाए
keeping aside the consideration as one important element in the system of the contract, element of morality as required in the system of the contract is also present. ठीक है, मैंने क्या कहा? कीपिंग असाइड द कंसिडरेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन ही एक पहलू नहीं होता है, कंसिडरेशन के साथ साथ में मोरालिटी भी एक पहलू होती है। और आपने पढ़ा है कि इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल नेचर का होता है, जो इमोरलिटी को प्रश्रय देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में वॉइड होता है। पढ़ा है ना? तो जो पेटेंट के अंदर में भी अगर देखेंगे कि मोरालिटी का एक अपना महत्व है। कोई भी पेटेंट इमोरल इन्वेंशन के लिए ग्रांट नहीं की जाती। अब आप सोच रहे होंगे कि इमोरल इन्वेंशन क्या हो सकता है? बहुत हो सकता है। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति ने इन्वेंशन किया, एक मशीन बनाया और उस मशीन से ब्रूटली जो है, मतलब जो एनिमल हैं उसको ब्रूटली किल्ड किया जा सकता है कम पैसे में। ब्रूटल किलिंग ऑफ द एनिमल या ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या, किस तरह का इन्वेंशन हो गया? इन्वेंशन सब है, अगर देखेंगे नोवेल्टी भी है, है ना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी आप इसका पा सकते हैं, इसमें नॉन ऑब्वियस भी है, लेकिन वो अपने आप में इमोरल है। तो ऐसे इमोरल इन्वेंशन को पेटेंट ग्रांट नहीं की जाएगी। और यदि इसे ग्रांट कर भी दिया गया तो ये इन्वेंशन रिवोक कर ली जाएगी यदि ये साबित कर दिया जाता है कि exploitation of the pet invention is likely to breach the public peace। कि ये जो इन्वेंशन का एक्सप्लॉयटेशन से मतलब क्या है? एक्सप्लॉयटेशन माने यूज, उस इन्वेंशन के यूज से पब्लिक पीस, इसकी क्षति होती है, ये भंग होता है, या सोशल ऑर्डर ये भंग हो जाता है, या इस तरीके के इन्वेंशन के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट को काफी नुकसान होता है, प्रिजुडिस टू द एनवायरनमेंट। अब पेटेंट जो है समझा जाता है कि ये एक्सक्लूसिव राइट है, एक्सक्लूसिव राइट। तो क्या पेटेंट एक्सक्लूसिव राइट है? अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। When patent is noticed as exclusive right, जब पेटेंट को नोटिस किया जाता है कि इट इज एक्सक्लूसिव राइट, द स्कोप ऑफ एक्सक्लूशन इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर सेल और इंपोर्टिंग द इन्वेंशन इन द कंट्री। तो ये एक्सक्लूसिव है, तो इस एक्सक्लूसिवनेस का स्कोप क्या हो सकता है पेटेंट के केस? तो उसका जो स्कोप है होगा मैन्युफैक्चरिंग का, इसका स्कोप होगा उसको यूजिंग का, माने इन्वेंशन को एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर करना, इस इन्वेंशन को एक्सक्लूसिवली यूज करना, इन इन्वेंशन को एक्सक्लूसिवली ऑफरिंग फॉर सेल करना, ऑफर करना सेल करने के लिए, इन्वेंशन को एक्सक्लूसिवली इंपोर्ट करना इन द कंट्री विच ग्रांट द पेटेंट। ठीक है, तो नो वन कैन डू दिस थिंग एक्सेप्ट द पेटेंटी हिमसेल्फ। बात एक्सक्लूसिवनेस की हो रही है, तो इसका मतलब कि ये जो चीजें हैं, ये जो स्कोप है एक्सप्लॉयटेशन का, पेटेंट को एक्सप्लॉयट करने का जो स्कोप है,
उस स्कोप को कोई दूसरा अवेल नहीं कर सकता एक्सेप्ट द पेटेंटी हिमसेल्फ। केवल वही कर सकता है जो पेटेंटी होता है, या ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति जिस पेटेंटी ने जिसको एथोराइज किया है उसके द्वारा। तो इन दिस वे पेटेंट कन्वे ए नेगेटिव राइट अपॉन द पेटेंटी। तो इस तरीके से पेटेंट जो होता है ये पेटेंटी को एक तरह का नेगेटिव राइट जो है वो कन्फर करता है। एंड देयर इज नो सच राइट एज पॉजिटिव इन नेचर टू द इन्वेंशन। पूरे के पूरे आईपीआर के लिए ये बात लागू होती है कि कोई पॉजिटिव राइट नहीं होता। पॉजिटिव राइट से मतलब एक एग्जांपल देते हैं आपको। चलिए ठीक है, ये पॉजिटिव राइट होता अगर किसी व्यक्ति ने आविष्कार किया और आविष्कार करने के बाद में वो राज दरबार में पहुंचा और वहां जाकर के कहा कि राजा राजा जी ये देखिए हमने ये आविष्कार किया, और राजा जो है फिर वो अपने कोष में से निकाल करके उसको पैसा दे दिया होता। तो अगर वो ऐसा करता तब वो पॉजिटिव राइट हो सकता। पर आज के डेट में पेटेंट इज नॉट ए पॉजिटिव इन नेचर, माने इट डज नॉट कन्फर एनी पॉजिटिव राइट टू द पेटेंटी। तो ओनली द पेटेंटी हैज ए राइट। तो अब क्या है कि क्या पेटेंट नेगेटिव राइट है, तो ओनली द पेटेंटी हैज ए राइट टू एक्सक्लूड अदर। तो केवल और केवल पेटेंटी के पास में यह अधिकार है कि वो दूसरे को एक्सक्लूड कर दे फ्रॉम यूजिंग हिज इन्वेंशन। ये सुइंग नहीं है, यूजिंग। अपने इन्वेंशन को यूज करने से वो दूसरे को रोक सकता है। ये अधिकार केवल उसी के पास में, किसी दूसरे को नहीं। ही कैन एक्सक्लूड अदर यूजिंग हिज इन्वेंशन बाय टेकिंग रिकोर्सेस टू। अब अच्छा ठीक है, अब ये इसको अधिकार मिला कि वो दूसरे व्यक्ति को अपने ही द्वारा अपने इन्वेंशन को यूज करने से वो रोक दे। तो वो कैसे कर सकता है? वो कर सकता है बाय टेकिंग द इंफ्रिंजमेंट एक्शन। ठीक है, तो वो इंफ्रिंजमेंट एक्शन ला सकता है उस व्यक्ति के खिलाफ जिस व्यक्ति ने बिना उसके सहमति के उसके इन्वेंशन का इस्तेमाल करने का प्रयास किया या किया। तो समझने वाली बात यह है कि द लॉ itself does not take notice of infringement of the right of the patentee। लॉ जो है वो स्वयं जो है संज्ञान नहीं लेगा कि उसके पेटेंटी के राइट का इन्फ्रिंजमेंट हुआ। पहले ही मैंने कहा कि इट इज अ नेगेटिव इन नेचर, राइट इज नेगेटिव इन नेचर। दिस मीन्स दैट the law itself does not take notice of infringement of the right of the patentee. If the patentee does not show any interest in the protection of his right, यदि पेटेंटी जो होता है किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं लेता है अपने जो राइट है उसके प्रोटेक्शन के प्रति, तो लॉ विल नॉट हेल्प टू द पेटेंटी। तो लॉ जो है उसको किसी तरीके की मदद नहीं करेगा। पेटेंटिंग protecting his right in the invention by infringement action, a patentee is said to assume the status of property right। ठीक है, तो जब पेटेंटी जो है अपने इन्वेंशन को प्रोटेक्ट करता है इन्फ्रिंजमेंट एक्शन के जरिए, तब यह समझा जाता है कि पेटेंटी जो है ना, पेटेंटी का पेटेंट अपने ऑब्जेक्ट ऑफ पेटेंट माने जो इन्वेंशन के प्रति जो है जो अधिकार है वो सांपत्तिक अधिकार है।
तो patentee is said to assume the status of property right. ठीक है, but this right is narrower in comparison to right over a corporeal being. अब समझने वाली बात यह है कि ये जो राइट है, मतलब ये एक मैंने एक किस्म से उसको जो है वो अपने इन्वेंशन के प्रति जो है वो प्रॉपर्टी राइट मिल गया है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टी राइट है ये कॉर्पोरियल नेचर का जो प्रॉपर्टी राइट होता है उसके तुलना में ये नैरोवर होता है। कैसे? द राइट विच द पेटेंट कन्वे टू द पेटेंटी इज नॉट ए टेंजिबल प्रॉपर्टी राइट। जो राइट है विच द पेटेंट कन्फर टू द पेटेंटी इज नॉट ए टेंजिबल प्रॉपर्टी राइट। ये टेंजिबल प्रॉपर्टी राइट नहीं होता। अनलाइक टेंजिबल प्रॉपर्टी राइट which is the right over the tangible being, patent is a right over the intangible being. ये आप सब जानते हैं। तो this mark a difference in effect. एग्जाम्पल के लिए a sale for a tangible being का मतलब होता है there is nothing left to be controlled by the seller. अगर कोई फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर उसको कोई बेच देता है तो इसका मतलब ये होता है कि अब सेलर के पास में किसी तरीके का उस प्रॉपर्टी के प्रति कोई कंट्रोल नहीं रह गया। लेकिन अब आप ऐसे समझिए, बट इफ दैट टेंजिबल बीइंग इज ए केमिकल प्रोडक्ट, सपोज कीजिए कि वो टेंजिबल बीइंग जो है वो एक तरह का केमिकल प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस विद टेक्नोलॉजी, वो उस टेक्नोलॉजी के जरिए प्रोड्यूस किया गया है जो टेक्नोलॉजी को पेटेंट प्राप्त है। तो सेल ऑफ द सेड केमिकल प्रोडक्ट, अगर कोई व्यक्ति फिर इस तरीके के केमिकल प्रोडक्ट को सेल करता है तो बाय सेल माने सेल से उसको किसी तरीके की राइट नहीं मिल जाता कि जिस राइट का वो इस्तेमाल करके वो उस प्रोडक्ट को क्रिएट कर ले या उसका रिप्लिकेट कर ले, माने उसको डुप्लीकेट कर ले। तो अधिक से अधिक सेल से परचेजर को जो राइट प्राप्त होता है वो इस बात का होता है कि वो उस प्रोडक्ट को या तो वो कंज्यूम कर ले या उसको डिस्ट्रॉय कर दे या वो किसी को दे दे। ठीक है, तो पेटेंटी होता है फिर इस तरीके से ही विल नॉट लूज हिज राइट, वो अपना राइट फिर लूज नहीं करता मैन्युफैक्चरिंग के प्रति, सेल के प्रति, इंपोर्ट के प्रति और डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सच सेल और डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति उसका राइट्स बना रहता है। ए पेटेंट इज ए राइट इन द फॉर्म ऑफ द इनकॉर्पोरियल पोजीशन। समझिएगा, पेटेंट क्या है? एक तरह का राइट है इन फॉर्म ऑफ इनकॉर्पोरियल पोजीशन, which possession is expressed not in the form of possession of the tangible being but in the form of the exercise of right, specifically an exercise of claim as if it were a right. तो पेटेंट क्या होता है? ये एक तरीके का इनकॉर्पोरियल पोजीशन का फॉर्म होता है, एक है ना। तो यहाँ जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है वो कोई टेंजिबल बीइंग के पोजीशन के समान नहीं होता। तो पोजीशन से मतलब यहाँ पर किसी टेंजिबल चीज के पोजीशन से नहीं है, पोजीशन से मतलब है कि वो जो राइट है उसका, उस राइट का एक्सरसाइज करते रहना।
उसमें दावे भी सम्मिलित हैं। दावे मान लो कि वो राइट हैं अपने आप, ठीक है। दूसरा जो डिफरेंस होता है बिटवीन ए कॉर्पोरियल राइट एंड ए पेटेंट राइट, वो ये है कि अनलाइक द फॉर्मर, माने कॉर्पोरियल राइट से भिन्न, expiry of the term of the patent grant can result in the cessation of the right conferred by the patent. तो पेटेंट का जैसे ही एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायरेशन के बाद में अब पेटेंटी का कोई अधिकार शेष नहीं रह जाता। तो उसके सारे अधिकार हैं that are co-extensive to the term of the patent. The term of the patent is differ from one country to another as per their law. Now, one item is remain, that is objective of the patent. ऑब्जेक्टिव ऑफ द पेटेंट ग्रांट क्या हो सकता है, मैंने पेटेंट ग्रांट करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, इस बात को समझिए। किसी फेमस ऑथर ने कहा कि इन्वेंशन ब्रीड्स इन्वेंशन, माने आविष्कार जो है एक दूसरे आविष्कार को जन्म देता है। द सिस्टम ऑफ द पेटेंट जो होता है, इट सिक्योर द ब्रीडिंग ऑफ द इन्वेंशन। कैसे? वो ऐसे कि इट स्टेबलाइज द पेस ऑफ द इन्वेंटिव एक्टिविटी। ये जो इन्वेंटिव एक्टिविटियां होती हैं, उसको वो स्टेबलाइज करने का काम करता है। ये वही लालच है 20 साल का मोनोपोली राइट का, उसको एक्सक्लूसिव यूज का, जिस लालच में के लिए जिस जिस चीज को है ना, उस लालच के आवेश में आकर के लोग जो है वो आविष्कार करते हैं। अगर वो ये जो प्रिविलेजेस है, ये मोनोपोली राइट, अगर ये हटा दिया जाए, ये इंसेंटिव्स ना दिया जाए, तो फिर इन्वेंशन नहीं हो, या होंगे तो बहुत कम होंगे। क्या फायदा है इतना मेहनत करने का, इतना पैसा लगाने का? कोई भी मेरे इन्वेंशन को यूज कर लेगा, क्या जरूरत? ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है। द इन्वेंशन गिव्स मोमेंटम टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्री। फिर इन्वेंशन जो है वो क्या काम करता है? वो नए नए जो इंडस्ट्री हैं, उद्योगों हैं, उनके एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोमेंटम का काम करता है। न्यू एम्प्लॉयमेंट आर क्रिएटेड, नए नए जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएटेड होते हैं, वो आ जाते हैं, है ना। नए तरीके का एम्प्लॉयमेंट जो होता है जनरेट होता है। एंड industry of the people involved in the manufacturing of new product or the same product by way of the new process secure the advancement of the quality of the consumption। जब न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेट होंगे या क्रिएट होंगे और इंडस्ट्रियां इस तरीके से फिर वो आने लगेंगी, अब वो या तो वो नया प्रोडक्ट को बनाएंगी या पुराने ही प्रोडक्ट को न्यू प्रोसेस से बनाएंगी, जिस प्रोसेस को इस्तेमाल करके समय की बचत होती है, पैसे की बचत हो सकती है, या सरल तरीके से उस चीज को डेवलप किया जा सकता है। ठीक है। तो इससे एक और फिर फायदा होता है कि
कंज्यूमशन की जो क्वालिटी होती है वो कंज्यूमशन की क्वालिटी भी इंक्रीज करती रहती है। हम बहुत सारे मोबाइल फोन चेंज कर चुके हैं, पहले कैसा था अब कैसा है, और आप रोज साल 2 साल में नए फ्यूचर्स और नए एडवांस मोबाइल को आप यूज कर रहे होते हैं, पुराने उसको फेंक देते हैं। तो आप वास्तव में कर क्या रहे होते हैं? आप ध्यान दें तो आप अपने कंज्यूमशन की क्वालिटी को इंक्रीज कर रहे होते हैं, इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो नॉट ओनली द इन्वेंशन इज हेल्पफुल इन इंश्योरिंग द हायर स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग, तो इन्वेंशन न केवल मदद करता है कि हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन रहे, इट इज की टू इंक्रीज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी नेशन के वेल्थ के इंक्रीजमेंट के लिए ये एक तरीके का की भी है। न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग gives opportunity to any economy to increase its wealth। ठीक है। तो भारत में एक स्वान कमेटी बैठाई गई थी। भारत में पेटेंट के लिए जो कानून है वो कैसा होना चाहिए, स्वान कमेटी ने अयंगर साहब के रिपोर्ट को कोट किया। अगर इस रिपोर्ट के थोड़ा सा अंश को मैं रीड करूंगा, इससे आपको लॉ ऑफ द पेटेंट का ऑब्जेक्टिव पता चल जाएगा। ये अयंगर रिपोर्ट का थोड़ा सा अंश है, जिस अंश को स्वान कमेटी ने अपने रिपोर्ट में जगह दिया था। The theory upon which the patent system is based is that opportunity of acquiring exclusive right in invention stimulate technological process is four-way। ठीक है। First, it encourage the research and invention। Second, it induce the inventor to disclose his discovery instead of keeping them as a trade secret। Third, it offer a reward for the expenses of developing inventions to the state at which they are commercially practicable। And fourth, it provide an inducement to invest the capital in new lines of production which might not appear profitable if many competing producers embarked on them simultaneously। तो इस रिपोर्ट में एकदम स्पष्ट है कि पेटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। एक एक करके उन्होंने 4 बात बताए। पहला तो ये कहा कि इट इनकरेज रिसर्च एंड इन्वेंशन। दूसरा इन्होंने कहा कि पेटेंट इंड्यूस एन इन्वेंटर, तो पेटेंट जो है वो इन्वेंटर को इंड्यूस करता है, माने उनको प्रलोभन देता है कि वो अपना जो आविष्कार है या अपना जो खोज है उसको वो छुपाए ना ट्रेड सीक्रेट की तरह, बल्कि उसको वो पब्लिकली डिस्क्लोज करे। पब्लिकली डिस्क्लोज करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पब्लिक में जाकर डिस्क्लोज कर दीजिए। पब्लिकली डिस्क्लोज का मतलब आप ये है कि आप सरकार में के पास जाइए, वहां पर जाकर के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है ना पेटेंट के लिए, आप वहां जाकर डिस्क्लोज कीजिए, प्रॉपर तरीके से आप वहां से पेटेंट प्राप्त कीजिए और एक्सक्लूसिवली यूज करें। तीसरा, इट ऑफर ए रिवार्ड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ डेवलपिंग इन्वेंशन टू द स्टेट एट विच दे आर कमर्शियली प्रैक्टिकल। तो ये एक तरीके का रिवार्ड भी जो है वो ऑफर करता है। वो रिवार्ड किस चीज के लिए? उस इन्वेंशन को जिसको कि आपने कमर्शियली प्रैक्टिकेबल बनाया, उसमें जो एक्सपेंसेस हुए हैं उस एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए।
और चौथा, इट प्रोवाइड एन इंड्यूसमेंट, तो ये एक तरह का प्रलोभन भी है टू इन्वेस्ट द कैपिटल इन न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्शन। तो जो लोग कुछ नहीं करना चाहते हैं, केवल पैसा लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये अच्छा है कि वो इस क्षेत्र में जो है वो पैसा लगाएं। और आप देखिए आज जो बड़े बड़े कंपनियां हैं जो आविष्कार करते हैं, है ना, वो मेडिसिन से रिलेटेड हो, चाहे मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे ऐसी चीजें हो, लोग इसमें पैसा लगाने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। कभी भी मौका आ जाए वो तो उसमें पैसा लगाएंगे। ठीक है। तो बट ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट जो है न्यू लाइंस ऑफ प्रोडक्शन, एंड it might not appear profitable if many competing producer embarked on them simultaneously। ये संभव नहीं हो सकता था अगर सेम लाइन ऑफ प्रोडक्शन पर कई सारे मैंने कंपीटिंग प्रोड्यूसर जो है वो इन्वॉल्व हो। एक ही चीज को सभी लोग अगर वो बना रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट तुरंत डाउन हो जाएगा। एक लास्ट पॉइंट है और ये केस है विश्वनाथ प्रसाद राधे श्याम वर्सेस हिंदुस्तान मेटल इंडस्ट्रीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत पुराना केस है, लॉ ऑफ पेटेंट पर इंडियन केसेस है, और इसके कई जगह इस केस का इस्तेमाल किए जाएंगे। यहाँ पर उसके पेटेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है उसको जानने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल किया। आगे आप दूसरे संदर्भ में आप इस केस को आप देखेंगे। तो जस्टिस सरकारिया थे, इन्होंने अपना व्यूज रखा। इन्होंने कहा कि द सब्जेक्ट ऑफ द पेटेंट लॉ इज टू इनकरेज साइंटिफिक रिसर्च। पेटेंट लॉ का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? टू इनकरेज द साइंटिफिक रिसर्च, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, grant of exclusive privileges to own, use or sell the method or the product patented for limited period stimulates new invention of commercial utility। तो एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ग्रांट करना, ठीक है, पेटेंटेड प्रोडक्ट के लिए या पेटेंट प्रोसेस के लिए जो कि एक निश्चित समय के लिए होता है, तो इससे न्यू इन्वेंशंस स्टिमुलेट होती। द प्राइस ऑफ द ग्रांट ऑफ द मोनोपोली इज द डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन। जो मोनोपोली ग्रांट किया जाता है इसका प्राइस क्या होता है? इसका प्राइस होता है डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन एट द पेटेंट ऑफिस, which after the expiry of the fixed period of the monopoly passes into the public domain। ये प्राइस सबसे पहले कहाँ स्टोर होता है? पेटेंट ऑफिस में, और ये पेटेंट ऑफिस के बाद में ये पब्लिक डोमेन के पास चला जाता है। तो लोगों को फायदा होती है। बस अंतर ये है कि वो 20 साल तक उसका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो लोग नहीं कर सकते। हाँ, ये है उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो these are all about the introduction to the patent, and I hope that you have now better understanding about what is the patent, what does the patent meaning, what does patent has meaning, and what are the objective of the patent।
So if you have some questions regarding the today's lecture, then you can ask one by one. Any question? सभी लोग अपना कैमरा ऑन करें, मैं अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूं. हाँ बताएं, किसी को कुछ प्रश्न पूछने हैं. प्रज्ञा. No, sir, clear है आज की क्लास. कमल साहू. Hello. हाँ बोलिए. There is no any doubt. No, sir. Just hold for time being. थोड़ा समय रुकिए. चलिए तो फिर ठीक है. Okay. There is no any doubt in your mind regarding the today's lecture. ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं.